अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करने लगे हैं। इसकी पूरी पहले एंटीबायोटिक्स की क्लासेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एंटी फंगल पे आएंगे, देन एंटी वायरल, देन एंटी प्रोटोजोअल और हम तमाम जो थेराप्यूटिक्स ड्रग्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली एज यू नो कि वो मेडिसिन या वो ड्रग्स जो कि बेसिकली यूज होती हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया, दे आर बीइंग कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। सेल वॉल इनहिबिटर है, प्रोटीन इनहिबिटर है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर वगैरह हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ सेल वॉल इनहिबिटर्स की, और सेल वॉल इनहिबिटर की टाइप्स की बात करेंगे, डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स की जरूरत क्यों पड़ी। जब फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन ये पेनिसिलिन V2 ये 3 ड्रग्स बन गई, फिर हम आगे हमें एम्पिसिलिन, नेफिसिलिन, नॉक्सोसिलिन, टिकार्सलिन, इतनी सारी हमें डिफरेंट क्लासेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इतनी सारी इसकी क्लासिफिकेशन की। उस क्लासिफिकेशन को भी हम समझेंगे विद क्लियर कॉन्सेप्ट। हम सिर्फ रट्टा नहीं लगाएंगे मेडिसिन का, ड्रग का, हम पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे कि क्यों हमने ये ड्रग बनाई और क्यों हमने दूसरी क्लास की तरफ गए, तीसरी क्लास की तरफ गए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इनहिबिटर जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स और एक को हम कहते हैं नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स। देखें, ये मैंने एक रिंग बनाई है, इस रिंग को कहते हैं बीटा लैक्टेम रिंग। और वो एंटीबायोटिक्स जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये बीटा लैक्टेम रिंग होती है, उन तमाम एंटीबायोटिक्स को हम क्या कहते हैं, ये बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं या बीटा लैक्टेम सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं ये। और वो तमाम सेल वॉल इनहिबिटर्स जिनके अंदर ये बीटा लैक्टेम रिंग नहीं होती, हम उनको नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स या नॉन बीटा लैक्टेम सेल वॉल इनहिबिटर्स कहते हैं। ये आपके सामने पेनिसिलिन की एक फुल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बीटा लैक्टेम रिंग पड़ा हुआ है। इसका मतलब जो पेनिसिलिन है वो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करती है, ना कि नॉन बीटा लैक्टेम से, क्योंकि उसके अंदर बीटा लैक्टेम रिंग है। एंड दिस बीटा लैक्टेम रिंग इज द मेन की प्लेयर फॉर द बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स। यही मेन की प्लेयर। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये छोटा सा रिंग इतने हमारे लिए एक हेल्पफुल साबित होता है और बहुत से बैक्टीरिया को ये किल करता है। कैसे करता है वो आप देखेंगे। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि आर ग्रुप लगा हुआ है। आर बेसिकली डिफरेंट कोई फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन चेन भी हो सकती है, उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, और ये हर ड्रग टू ड्रग वेरी करता है। हर ड्रग में ये दो चीजें सेम होंगी। पेनिसिलिन की बात करो, ये आर डिफरेंट होगा, और जिसकी वजह से आर डिफरेंट होने की वजह से उसका नाम डिफरेंट हो जाएगा। तो जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की क्लासेस या नेम्स आते हैं, इसका मतलब फर्क सिर्फ यहां पर आ रहा है, यहां पर कोई फर्क नहीं आ सकता। बीटा लैक्टेम रिंग चेंज नहीं हो सकती, वरना एंटीबायोटिक अपनी एफिकेसी या अपना फंक्शन जो है वो खो देगी। चलेंगे, आर की बात हम बाद में करेंगे, ये क्या है, क्यों है और कैसे हम इसको चेंज करके डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हम यहां पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। हम पहली जो ड्रग है बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स की, पेनिसिलिन जो है, इसके ऊपर अभी हम बात शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ये बेसिकली खुद दो फर्दर टाइप्स में या क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। एक है नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और दूसरी को हम कहते हैं वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। जो नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है वर्ड इंडिकेट कि नैरो स्पेक्ट्रम के उनकी कवरेज बहुत कम है। तो ये जो पेनिसिलिन होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को एक्ट कर सकती हैं, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इनकी इतनी एफिकेसी नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। थोड़े से बैक्टीरिया को मार सकती हैं, तमाम बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। वाइड स्पेक्ट्रम कहते हैं जो ज्यादा बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बहुत सारे बैक्टीरिया को कवर कर सकती है, हम एंटीबायोटिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि क्यों जो पहले वाली पेनिसिलिन थी वो सिर्फ नैरो स्पेक्ट्रम थी, वो ऐसे था कि ये आपके सामने दो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी। ग्राम पॉजिटिव के ऊपर आपको एक लेयर बहुत सारी लेयर्स नजर आ रही हैं, और इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। शुगर और प्रोटीन मिलकर एक मोनोमर बनाती है, यूनिट बनाती है, उसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। वो मोनोमर बार बार रिपीट होकर पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर बना देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव के ऊपर सिर्फ कुछ लेयर्स होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की। लेकिन ग्राम नेगेटिव के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा एक एडिशनल लेयर चढ़ी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, जिसको हम एंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। वो एडिशनल एक लेयर चढ़ी होती है।
बेसिकली जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं वो डिस्टर्ब करती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को, वो पेप्टाइडोग्लाइकन को नहीं बनने देती। अब इस केस में क्या होता है, चूंकि बीटा लैक्टेम ने, बात बड़ी गौर से सुनिएगा, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स ने पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को रोकने के लिए इन एंटीबायोटिक्स को यहां से इस लेयर से गुजर के नीचे जाना होगा। नीचे यहां पर एक प्रोटीन पड़ी होगी जिसको हम कहते हैं प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका नाम है जी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि हम पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार वर्ड पेनिसिलिन यूज करूंगा। पेनिसिलिन को इस पोरस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से गुजर के नीचे जाना पड़ेगा और ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, उसके बाद ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को रोकेगी। ठीक है, तो बहुत सी पेनिसिलिन यहां से तो गुजर सकती हैं और गुजर कर आसानी से वो नीचे जा सकती हैं, लेकिन होता क्या है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये मसला है कि ऊपर एक एडिशनल लेयर चढ़ी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर। हालांकि उस लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर में कुछ थोड़े बहुत पोर्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी पेनिसिलिन जो है हमारी ड्रग, वो इस लिपोपॉलीसेकेराइड को यहां से क्रॉस नहीं कर पाती। जब क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक पहुंचेंगी? ऑब्वियसली नहीं पहुंचेंगी। अगर वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक पहुंचेंगी ही नहीं तो वो एक्ट कैसे करेंगी? इसलिए ग्राम जो पेनिसिलिन है हमारी पेनिसिलिन, वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट तो अच्छी एक्शन शो करती हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इतना अच्छा एक्शन नहीं है, खसूसन उन पेनिसिलिन का जिनको हम नैरो स्पेक्ट्रम या नेचुरल पेनिसिलिन भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली एंटीबायोटिक्स जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, वो ग्राम नेगेटिव की लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती। जब लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो नीचे जाएंगी ही नहीं और ना ही पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी और ना ही अपना एक्शन शो करेंगी। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं है, वो आसानी से अंदर जाकर प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकती हैं। प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद वो अपना एक्शन शो कर सकती हैं। चलेंगे, अब दोबारा यहां पर आते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में फर्दर दो क्लासेस है जी। एक को हम कहते हैं नेचुरल पेनिसिलिन और एक को हम क्या कहते हैं, वेरी 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 नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इसकी बात भी हम बाद में करते हैं, पहले इधर आते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन में दो टाइप्स हैं, एक है जी पेनिसिलिन जी और दूसरी है जी पेनिसिलिन जी। सबसे पहले क्या था कि पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन हमने बनाई। पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन जो थी वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट बहुत अच्छी थी, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के अगेंस्ट बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनके ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती पॉजिटिव के ऊपर, तो उनके अगेंस्ट बड़ा एक्शन शो कर रही थी। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर भी थोड़ी बहुत वो इफेक्टिव थी, क्योंकि ग्राम नेगेटिव जो कोकाई की जो लिपोपॉलीसेकेराइड थी उसमें जो पोर्स थे वो थोड़े बड़े थे, जिसकी वजह से ये जो पेनिसिलिन जी है ये अंदर गुजर के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकती थी और अपना एक्शन शो कर सकती थी उसके अगेंस्ट भी। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अगेंस्ट इसका कोई एक्शन नहीं था। ठीक है, इसलिए ये नैरो स्पेक्ट्रम में आती है, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया को कवर कर सकती है और नैरो स्पेक्ट्रम में आती है। दूसरा पेनिसिलिन जी के साथ और एक मसला ये था कि ये हम ओरली नहीं दे सकते थे, ये हम सिर्फ आईवी देते थे, आईवी, क्योंकि ओरली ये इसका जो बीटा लैक्टेम रिंग था वो एसिड की वजह से डिस्टेबलाइज हो जाता था। एसिड इस बीटा लैक्टेम रिंग को तोड़ देता था, जिसकी वजह से हम इसको ओरली नहीं दे सकते थे। फिर हमने सोचा क्यों ना इस पेनिसिलिन जी की जो आर है, जो आर चेन है, उसको कुछ ऐसे चेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल ये मैं बना रहा हूं, ये मार्कर ही काम नहीं कर रहा, ये है जी बीटा लैक्टेम और ये रहा आर, ये आर ग्रुप है, आर चेन है। हमने इस आर चेन को थोड़ा सा इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप लगा के इस तरीके से मॉडिफाई किया कि ये आर जो चेन है ये इसको इस तरीके से कवर कर ले, और इस कवर करने की वजह से अब ये जो प्रोटीन है ये अब एसिड से बच जाएगी। इस कवरेज की वजह से, आर ग्रुप की कवरेज की वजह से, ये जो एन है, जो बीटा लैक्टेम है, ये एसिड से बच गई। जब हमने इसकी आर चेन को मॉडिफाई किया तो फिर हमने कहा कि अब नई पेनिसिलिन बन गई है, तो इसका नाम हम पेनिसिलिन जी तो रख नहीं सकते, हमने इसका नाम रख दिया पेनिसिलिन
वी, और ये पेनिसिलिन वी जो है ये हम ओरली भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी आर चेन को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया है कि ये इसको जो स्टमक का एसिड उससे प्रोटेक्ट कर सकती है, तो ये ओरली भी हम दे सकते हैं। उसके बाद हमें एक और मसला का सामना भी करना पड़ गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो थे वो दे वर गेटिंग वेरी क्लेवर, बड़े सियाने होते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक रिंग आती है बीटा लैक्टेम रिंग, वो हमारी इस एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ आगे बाइंड करती है और हमें आगे मार देती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस करवा लिया आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो इवॉल्व होते गए, और उन्होंने एक एंजाइम अपने अंदर बनाना शुरू कर दिया और उसका नाम क्या रखा? बीटा लैक्टामेज। उन्होंने रखा नाम, तो हमने रखा बीटा लैक्टामेज एंजाइम उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम क्या करता था कि जैसे ही हम पेनिसिलिन जी ये पेनिसिलिन वी देते थे तो वो बैक्टीरिया के पास जाती थी, तो बैक्टीरिया अपने अंदर से एक एंजाइम बाहर रिलीज कर देता था, एंजाइम बाहर, और उसके एंजाइम का नाम क्या था? बीटा लैक्टामेज एंजाइम। वो एंजाइम अंदर इसके बनता था और होता बाहर आ जाता था, और बाहर आकर इससे पहले कि ये जो हमारी एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करती, वो एंजाइम पहले ही इस रिंग को तोड़ देता था। बैक्टीरिया कितने सहने हो गए, उन्होंने इस रिंग को तोड़ देता था, तो वो हमारी एंटीबायोटिक किसी काम की नहीं थी, क्योंकि हमने पहले कहा था मेन की प्लेयर तो ये है, जब बैक्टीरिया ने इसी को तोड़ दिया तो हमारी एंटीबायोटिक किसी काम की नहीं रही। इससे निपटने के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक थी, बीटा लैक्टेम रिंग को थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाई किया। हमने इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया कि हमने आर जो चेन थी उसको काफी हैवी कर दिया, काफी बड़ा और वजनी कर दिया। अब इस आर चेन के बड़ा और हैवी होने की वजह से जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम था जो बनाया था बैक्टीरिया ने, बीटा लैक्टामेज एंजाइम, वो इस बीटा लैक्टेम रिंग तक पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि अगर रास्ते में आर चेन आ जाती थी। ठीक है, इसका मतलब हमने एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाई कर दिया और बीटा लैक्टामेज एंजाइम से प्रिवेंट कर लिया। वी आर वेरी क्लेवर एज वेल। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान एक हो गया। उसका नुकसान ये हो गया कि जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम था ना, ये मोस्टली सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ था ये हुआ था स्टेफाइलोकोकस के अंदर। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम आइडेंटिफाई हुआ था। तो हमने जब इस चेन को इलोंगेट किया, बड़ा किया, तो ये अब हमारी जो एंटीबायोटिक थी ये स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट भी एक्टिव नजर आ रही थी, क्योंकि हमने अपने जो बीटा लैक्टेम रिंग था उसको प्रोटेक्ट कर लिया था। अब इसका एक और जो नुकसान ये हुआ कि जो हमारी एंटीबायोटिक थी वो इस आर चेन की काफी हैवी होने की वजह से, बल्कि होने की वजह से, वो अब यहां से तो ग्राम नेगेटिव के अंदर से तो बिल्कुल गुजर नहीं सकती थी, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के ऊपर जो लिपोपोलीसेकेराइड के जो पोर्स थे वो जब ये बड़ी हो गई तो वो पोर्स के अंदर से अब ये बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती थी। तो इसकी जो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कवरेज थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। और इसलिए हमने इसको कहा कि ठीक है, हमने बीटा लैक्टामेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर लिया है, लेकिन स्पेक्ट्रम इसका बहुत नैरो हो गया है, बहुत नैरो स्पेक्ट्रम हमने इसको कर दिया है। इसीलिए इसको अगली जो ड्रग्स होती है इस क्लास की वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को हम एंटी स्टेफाइलोकोकस एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। एंटी स्टेफाइलोकोकस। ठीक है जी। हमने एंटी स्टेफाइलोकोकस एंटीबायोटिक्स तो बना ली। इसके अंदर आती है नेफेसिलीन, ऑक्सासिलीन, चलें ही दो काफी, नेफेसिलीन, ऑक्सासिलीन वगैरह। अभी हमने ड्रग बना ली और ऑब्वियसली स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट एक्टिव थी, लेकिन इनका स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा कम हो गया आर चेन काफी हैवी होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो ग्राम नेगेटिव के अंदर जा ही नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्या किया हमने कहा कि हम क्यों ना इस का थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बढ़ाया जाए। हमें आर चेन को हमने दोबारा से मॉडिफाई किया। हमने कहा कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लो कि थोड़ा बहुत बीटा लैक्टामेज से भी बच जाए और थोड़ा सा इसका स्पेक्ट्रम भी बढ़ जाए ना, जरा ग्राम नेगेटिव को भी कवर करे। तो हमने इसके आर चेन को फर्दर मॉडिफाई किया दोबारा से, ताकि इसके स्पेक्ट्रम को बढ़ाया जाए और बीटा लैक्टामेज से भी बचा जा सके। तो तब हमने बनाई कौन सी,
एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आर चेन को मॉडिफाई करके जब हमने बनाया, उसके अंदर दो बड़ी कॉमन ड्रग्स आती हैं जी। एक आती है जी एमॉक्सिसिलिन और एक आती है जी एम्पिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। अब एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन का स्पेक्ट्रम तो काफी बढ़ गया, क्योंकि हमने आर चेन को थोड़ा सा छोटा कर लिया ना छोटा, तो उस छोटा करने की वजह से इनका स्पेक्ट्रम तो काफी बढ़ गया। अब ये ग्राम नेगेटिव के अंदर भी जा सकती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी जा सकती हैं, और जाकर सेल वॉल को तोड़ पेप्टाइड ग्लाइकन की सिंथेसिस को रोक सकती हैं, तोड़ सकती हैं। लेकिन ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये बहुत ही रिस्क के ऊपर आ गई थी कि इनको बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो है वो तोड़ देगा या खराब कर देगा या तबाह कर देगा। तो उससे बचने के लिए हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम एक और ड्रग की क्लास बना लेते हैं अलग से, और उसका नाम रखते हैं बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स। कि वो जो बैक्टीरिया एंजाइम बना रहा है ना बीटा लैक्टामेज, हम उसी का इनहिबिटर बना लेते हैं। और बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स में हमारे पास दो तीन ड्रग्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आया था क्लेविलेनिक एसिड, जो कि आपको पता है कि अक्सर अमॉक्सिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। अमॉक्सिसिलिन और क्लेविलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन मार्केट में आता है एगमेंटन के नाम से। और उसमें अमॉक्सिसिलिन क्या है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, और क्लेविलेनिक एसिड क्या है, वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम को तोड़ेगी। तो हमने स्पेक्ट्रम भी बढ़ा दिया आर चेन छोटी करके, और बीटा लैक्टामेज एंजाइम का जो इनहिबिटर है उसको साथ ऐड करके उसको बीटा लैक्टामेज की एक्टिविटी से भी बचा लिया। वेरी क्लेवर वी आर। उसके अलावा और बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स की एग्जांपल आती है सल्बेक्टम, टैजोबैक्टम। ये एम्पिसिलिन और सल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन भी आता है, एग्जैक्ट मुझे ब्रांड नेम अब सारे याद नहीं है। तो हमने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया आर चेन थोड़ी सी छोटी करके, और आर चेन छोटी करने के बाद जब बीटा लैक्टेम रिंग खतरे में पड़ गई थी, तो हमने बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर एंजाइम देकर उसको फर्दर वहां से भी हमने सिक्योर कर लिया। ठीक है जी, धन काफी बढ़ गया, इसको हम जरा मिटा देते हैं। चलें जी, उसके बाद क्या हुआ जी। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की कवरेज, आपने ये वर्ड याद करना है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम आर वेरी हेल्पफुल। दे हेल्प्स अस, हेल्प्स तो नहीं हो सकता वैसे, दे हेल्प्स अस अलॉट। इसका मतलब ये HELPS अपने वर्ड याद रखने हैं। ये कवर करते हैं जी बहुत सारे ग्राम नेगेटिव को, जिसमें आता है जी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जिसमें आता है जी इकोलाई, जिसमें आता है जी लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन, ये पॉजिटिव है लेकिन बीच में ऐड कर लो, और जिसमें आता है जी प्रोटियस, इसको सुडोमोनास नहीं कहना। जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन, वो सुडोमोनास को कवर नहीं करती। सुडोमोनास थोड़ा सा ग्राम नेगेटिव तो है, बट थोड़ा तगड़ा बैक्टीरिया, वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम से कवर नहीं होता। उसके लिए हमने अलग एक क्लास बनाई थी, उसकी तरफ बाद में जाते हैं। ठीक है, तो सुडोमोनास को, सॉरी प्रोटियस को और साल्मोनेला को, ये वो दे आर ऑल आर ग्राम नेगेटिव एक्सेप्ट लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन दैट इज ग्राम पॉजिटिव। और ये तमाम जो बैक्टीरिया हैं दे आर बीइंग कवर्ड बाय द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स व्हिच इंक्लूड एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, जिसके अंदर एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन इंक्लूड है। ये दो बड़ी कॉमन ड्रग है और वो इन बैक्टीरिया को कवर करते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स ने देखा कि एक और बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया, ग्रीनिश पस वाला बैक्टीरिया, वो पता है ग्रीन पस कौन प्रोड्यूस करता है? ये सबसे गंदा बैक्टीरिया, सबसे नहीं, इससे भी बड़े बड़े रेजिस्टेंट आ चुके हैं। तो ये ग्रीनिश पस आइडेंटिफाई करके डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये सुडोमोनल इन्फेक्शन है। तो ग्रीनिश पस आइडेंटिफाई हो गई और हमें पता चल गया कि सुडोमोनास है और एंटीबायोटिक्स हमारी काम नहीं कर रही हैं। तो हमने एंटी सुडोमोनल, अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसका जो पोर्स हैं वो भी काफी छोटे होते हैं। तो हमें इसको फर्दर थोड़ा सा हमें अमेंड करना पड़ा और हमें एंटी सुडोमोनल एंटीबायोटिक्स जो सुडोमोनास बैक्टीरिया है उसके जो पोर्स हैं उसके हिसाब से हमें आर चेन को हमने स्पेशली डिजाइन किया और हमने एक नई क्लास बनाई और उसका नाम हमने रखा एंटी सुडोमोनल एंटीबायोटिक्स, एंटी सुडोमोनल एंटीबायोटिक्स। और इसमें आता है जी पिप्रासिलिन, PCATM, क्योंकि PC मतलब कि डॉक्टर कहते हैं कि हमें एंटी सुडोमोनास एंटीबायोटिक बनाने के लिए
हमने बेइंतहा काम किया, बेइंतहा सर्च की पीसी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, और हमारा बहुत खर्चा लगा, हमारे एटीएम खाली हो गए हमारे, तब जाके हमने ये ड्रग बनाई। ये इतनी आसानी से नहीं बनी थी। तो हमने कहा कि अच्छा पी काफी यूज किया और एटीएम भी काफी, खर्चा भी काफी आया था इस ड्रग को बनाने के लिए। तो पिपरासिलीन, देन हमारे पास आता है जी कार्बेंसिसलीन, देन एजोसिलीन, टिकारसिलीन और मेजोसिलीन। ये वो पांच ड्रग्स हैं। दे आर वेरी कॉमन और दे आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया एज वेल। ऐसा नहीं है कि वो और कवर नहीं करते, वो और भी बहुत से कुछ कवर करते हैं, बट दे कवर द स्यूडोमोनास एज वेल। वो पिछले तमाम को भी कवर करते हैं, बट दे कवर द स्यूडोमोनास एज वेल। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। ओके जी। नाउ इसके अलावा अब जरा हम बात करते हैं पेनिसिलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, फिर हम थोड़ी सी काइनेटिक्स और फिर हम एडीआर की बात करेंगे। ठीक है। शायद वीडियो को मुझे एक या दो पार्ट में करना पड़े क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कवर करके हम इसको खत्म करते हैं, फिर हम अगली वीडियो में इसकी काइनेटिक्स और एडीआर वगैरह को डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन के। चलेंगे। अब पेनिसिलिन मैंने कहा कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ काम करती है और इस पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को रोकती है। पेनिसिलिन अंदर जाएगी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी और पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को रोकेगी। कैसे? ये समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन बनता कैसे है और है क्या। सबसे पहले क्या होता है कि दो शुगर यूनिट्स, एक एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, नैग और नैम जिसे हम कहते हैं, नैग और नैम। सबसे पहले तो ये बनते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं ग्लूकोज से। सो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बनाने के लिए अपने अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन में, और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन अपने साथ एक यूडीपी, यूरिडीन फॉस्फेट, यूडीपी का एक यूनिट अटैच कर देता है अपने साथ। नैग अपने साथ एक यूडीपी का यूनिट अटैच कर देता है। बाद में बैक्टीरिया इसी नैग को विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम इनोल पायरोवेट सिंथेज, इस एंजाइम को यूज करके वो एक और मोनोमर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, नैम, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये दोनों नैग और नैम आपस में फ्यूज होते हैं सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और एक बड़ा सा मोनोमर बन जाता है, नैम नैग मोनोमर बन जाता है जी। ठीक है। अब बाकी जो यहां तक जो नैग और नैम मोनोमर बनने तक का जो प्रोसेस था वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाता है, लेकिन बाकी जो सेंसेस है वो साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, क्योंकि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे होती है, तो बाकी का काम बाहर होगा। उससे पहले एक मैं चीज आपको बता दूं, ये आपको कुछ 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड की चेन नजर आ रही है। इधर भी नैम के साथ 5 अमीनो एसिड की चेन नजर आ रही है, इधर भी नैम के साथ 5 अमीनो एसिड की चेन नजर आ रही है। सिर्फ नैम के साथ होती है, नैग के साथ नहीं होती। अब पहले ये 5 अमीनो एसिड भी नैम के साथ अटैच होंगे, तो इसका मतलब जब नैग नैम में कन्वर्ट होगा तो नैम के ऊपर नैम अपने साथ 5 अमीनो एसिड की एक चेन को अटैच करेगा। उसमें सबसे पहले जो अपने साथ अटैच करेगा कौन सा अमीनो एसिड? डी एलानिन। उसके बाद वो अटैच करेगा ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद वो अगला अमीनो एसिड अटैच करेगा लाइजीन, और उसके बाद जो अगले दोनों अमीनो एसिड अटैच करेगा, मैंने 3 बनाए हैं, अगले ये दोनों अटैच करेगा वो होंगे एल एलानिन। ये डी एलानिन था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी एलानिन है। अब डी एलानिन तो वो एनवायरमेंट से ले लेते हैं, एल एलानिन को वो उसे खुद बनाना पड़ता है। वो डी एलानिन को एल एलानिन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रेसिमेज, क्योंकि इसका जो रेसिमेज एंजाइम को यूज करके वो उसकी एल एलानिन में कन्वर्ट करता है। और बाद में अगला जो अमीनो एसिड एल एलानिन, और उससे अगला अभी एल एलानिन अमीनो एसिड अटैच हो जाता है, और दूसरा एक पेंटापेप्टाइड जो है चेन वो नैम के साथ अटैच हो जाती है। ये पेंटापेप्टाइड जो है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए अटैच नहीं होती, एक एक अमीनो एसिड इसके ऊपर आगे लगता है और ये पेंटापेप्टाइड जो चेन है वो आके बनती है। ठीक है जी। उसके बाद नैम और नैग फ्यूज होते हैं। इसका मतलब पहले नैम के ऊपर पेंटापेप्टाइड चेन लगेगी, फिर वो नैग के साथ फ्यूज होगा और एक बड़ा मोनोमर बनेगा, और इसको हम कहते हैं
पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर यूनिट्स, ये दो हो गए शुगर यूनिट, और ये पेप्टाइड चेन, पेप्टाइडोग्लाइकन, 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 ये बहुत सारे पेप्टाइडोग्लाइकन के मोनोमर्स हैं। अब इन्होंने आपस में जुड़ना है और एक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बना देनी है सेल वॉल के ऊपर और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको सेल वॉल के अंदर, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इनको बाहर की तरफ ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेट, बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेट। दिस बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेट प्रोटीन विल बी यूज्ड बाय द बैक्टीरिया, और वो इन तमाम यूनिट्स को बाहर की तरफ ट्रांसफर करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। ठीक है जी, बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेट। और जब वो प्रोटीन्स बाहर चली जाएंगी तो अब दो काम होने हैं। एक तो अब ये देखेंगे नैम नैग नैम नैग, एक तो इन्होंने आपस में साथ में जुड़ना है, और फिर इस लेयर के नैम और नैग ने ऊपर वाले लेयर के नैम और नैग के साथ क्रॉस लिंक होना है। ऐसे ही है ना, आपस में जो जुड़ने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जी ग्लाइकोसाइलेशन। ये ग्लाइकोसाइलेशन है, आपस में यहां पर इनका बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी नेम्ड एज, दैट प्रोसेस विल बी नेम्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, और अगला जो प्रोसेस है दैट विल बी नेम्ड एज ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन इन जो प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस, उसके लिए जो एंजाइम होगा उसी को हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। इसका मतलब इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को हम ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम भी कहते हैं, पेप्टाइडेज एंजाइम। और ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जैसे ही जो नैम नैग और ये पेंटापेप्टाइड इन मोनोमर्स को विद द हेल्प ऑफ बेक्टोप्रिनोल बाहर की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, तो क्या होता है कि ये जो 5 अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं, ऊपर भी 5 अमाइनो एसिड है, नीचे भी 5 अमाइनो एसिड है। होता क्यों है कि ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड और चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड जो एल एलानिन होता है ये उतार दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। नीचे वाले जो नैम है इसके ऊपर भी एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड और चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड इसका भी उतार दिया जाता है, और ये इसका चौथा और इसका चौथा आपस में अटैच हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। और ये क्रॉस लिंकिंग कौन करवाता है? ये करवाता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी इसको कहते हैं, और इस तरीके से ये क्रॉस लिंकिंग होती रहती है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये आपस में जब जुड़े थे दैट वाज ग्लाइकोसाइलेशन, और ये था ये ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसको हम, जिस तक हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स या बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स यहां से आएंगी, वो इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको हम ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम भी कहते हैं, वो आगे इसके साथ अटैच होंगी, और अटैचमेंट के बाद वो इसके ट्रांसपेप्टाइडेशन का जो प्रोसेस है इसको रोकेंगी और इसको ब्लॉक करेंगी, जिसकी वजह से सेल वॉल फर्दर सिंथेसाइज नहीं होगी। ये तो है कि फर्दर सिंथेसाइज नहीं होगी, ऑलरेडी जो सेल वॉल बनी हुई है वो तो डैमेज नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब बैक्टीरिया को वो मारेंगे कैसे? तो बैक्टीरिया तो बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा इस प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसपेप्टाइडेज के अलावा एक और प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं जी ऑटोलाइसिन, वो भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है। और ऑटोलाइसिन का काम ये होता है कि पुरानी सेल वॉल को तोड़ते रहना ताकि नई सेल वॉल कॉन्टिन्यूसली बनती रहे, पुराने पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ते रहना, ईट अप करते रहना, डिस्ट्रॉय करते रहना, और ताकि नए पेप्टाइडोग्लाइकन बनते रहें। तो ये दोनों बैलेंस में काम कर रहे होते हैं, और इनका बैलेंस रखने के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन या बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसे हम कह सकते हैं वो यूज होता है, और उसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिन इनहिबिटर। ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स, ये ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स इस ऑटोलाइसिन के ऊपर चेक रखते हैं। जब नई सेल वॉल नहीं बन रही होती तो ये पुरानी सेल वॉल भी तोड़ने नहीं देते। अब अगर नई सेल वॉल बनना रुक गई है हमारी पेनिसिलिन की वजह से, तो ऑटोलाइसिन इनहिबिटर क्या करेंगे? ऑटोलाइसिन को भी रोक देंगे। जिसको बताएंगे कि यार क्योंकि ट्रांसपेप्टाइडेज काम नहीं कर पा रहा, तो आपको ऑटोलाइसिन से सेल वॉल को तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो पेनिसिलिन है दे आर वेरी क्लेवर, वो सिर्फ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के साथ बाइंडिंग करती, बल्कि वो इस ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स को भी ब्लॉक करती हैं। प्लीज बी अटेंटिव, ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स। अब ऑटोलाइसिन इनहिबिटर जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या वो ऑटोलाइसिन को इनहिबिट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा।
इसका मतलब ऑटोलाइसिन क्या करेंगे, वो ट्रांसपेप्टाइडेज या पेप्टाइडोग्लाइकन जो बनी हुई है उसको तोड़ते रहेंगे, नई भी नहीं बनाने दे रही पेनिसिलिन, और जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको भी तोड़ते जा रहे हैं। और उसको तोड़ने को रोकने के लिए जो ब्रेक्स थी, जो इनहिबिटर थे ऑटोलाइसिन के, उनको ब्लॉक करके ऑटोलाइसिन का प्रोसेस या पेप्टाइडोग्लाइकन की ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है उसको भी इनहेंस करेंगी। इस तरीके से जो हमारी जो हमारी पेनिसिलिन है, ये तमाम बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं, वो इस तरीके से काम करती हैं। दे ब्लॉक द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम एंड दे ब्लॉक द ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स एज वेल। दिस इज द रीजन कि जो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं, दे आर बैक्टीरियली बैक्टीरियोसिडल्स, क्योंकि जब सेल वॉल टूट जाएगी तो सेल वॉल टूटने से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया ब्रस्ट कर देगा, सेल वॉल ने उसको इंटैक्ट रखा होता है। तो जब सेल वॉल टूट जाएगी तो वो बैक्टीरिया स्वेल होगा, स्वेल होकर वो ब्रस्ट कर देगा। और इसलिए जो दे आर नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक, दे आर बैक्टीरियोसिडल बिकॉज दे किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल नहीं करते हुए उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, और बैक्टीरियोसिडल वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के हवाले से जो आपको कंफर्म ज़हन में रखना चाहिए बीइंग अ गुड फार्मासिस्ट, बीइंग अ गुड डॉक्टर, वो ये है कि सिर्फ ये यहां तक का नॉलेज काफी नहीं है कि बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रोथ को रोकती हैं, बैक्टीरियोसिडल डेथ कॉज करती हैं। अब फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स हैं वो जब ग्रोथ को रोकती हैं तो रेस्ट जो बाकी काम है वो किसका है, बाकी काम हमारे इम्यून सिस्टम का है। ग्रोथ को रोक दे बैक्टीरिया की, इम्यून सिस्टम आके उनको ईट अप कर देगा, उन बैक्टीरिया को आके डिस्ट्रॉय कर देगा। अब सपोज करें इफ अ पेशेंट इज इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड और ही इज टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन, वो इम्यूनोसप्रेसेंट अगर ड्रग्स ले रहा है, आप उस पेशेंट को बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग देते हैं। अब ग्रोथ तो रुक गई लेकिन आपका इम्यून सिस्टम तो सप्रेस हुआ हुआ है, वो बैक्टीरिया को तो वहां से रिमूव ही नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया जैसे आप मेडिसिन खत्म करेंगे वो बैक्टीरिया दोबारा ग्रो करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट while giving antibiotic to the patient। आपने देखना है कि अगर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है या इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट है तो यू विल नेवर गिव बैक्टीरियोस्टैटिक, यू विल मूव टुवर्ड्स द बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स, ताकि इम्यून सिस्टम की जरूरत ही ना पड़े और डायरेक्ट हम बैक्टीरिया की सिडल कर दें, बैक्टीरिया को मार दें। बहरहाल फर्दर जो बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसिडल क्लासिफिकेशन आ गया है, फर्दर भी इसके बारे में अब बात होती रहेगी। एक पूरा लेक्चर हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 मेन स्टेप आपको याद होने चाहिए पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन को सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी तो अपना काम करेगी। दूसरा पॉइंट ये है जी, मस्ट हैव इंटैक्ट बीटा लैक्टेम। होता क्या है देखिएगा, ये एक बैक्टीरिया है और ये पेप्टाइडोग्लाइकन है। अब जैसे ही, और ये इसका डीएनए है, ठीक है। अब होता क्या है कि बैक्टीरिया अपने अंदर बीटा लैक्टमेज एंजाइम की जीन अपने अंदर इंड्यूस कर लेता है और बाद में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से एक बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है वो बना लेते हैं। और इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम का काम क्या है कि इस बीटा लैक्टेम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देना, और जब ये बीटा लैक्टेम रिंग डिस्ट्रॉय होगी ऑब्वियसली पेनिसिलिन हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। बेसिकली ये जो बीटा लैक्टमेजेस है ये सिर्फ यहां पर नहीं रहते, ये यहां से बाहर की तरफ जाएंगे और बाहर जाकर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, वहां पर पहुंचेंगे और पेनिसिलिन को बैक्टीरिया तक पहुंचने से पहले पहले ही ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स हैं ये उसके बीटा लैक्टेम रिंग को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे। इस तरीके से ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम और ये तमाम जो एंजाइम्स है और एंटीबायोटिक्स और इसकी क्लासेस वर्क करती हैं। फर्दर हम जो बात करेंगे वो आगे इसकी पेनिसिलिन के काइनेटिक्स और डायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद साइलोस्पोरिन के ऊपर बात करेंगे, और देन हम नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक जिसमें वेंकोमाइसिन है, साइक्लोसेरिन है, बेसिट्रासिन है, फॉस्फोमाइसिन है, क्या काम है और कैसे काइनेटिक एडीआर वगैरह है, क्यों एडीआर कॉज करते हैं, इसके ऊपर अगले लेक्चर में हम डिटेल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।